हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बोधिसत्वा चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिनका नाम है डॉक्टर दीपक सैनी। डॉक्टर दीपक सैनी जो कि करंटली जीएसटी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं एज डिप्टी कमिश्नर। इन 2014 ही हैड क्लियर्ड यूपीएससी विद द रैंक ऑफ 326 and this year he has cleared this exam with a rank of 289, and this year he'll be joining this services as an IAS officer. So I would like to congratulate him for that. और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि डॉक्टर दीपक सैनी ने ये एग्ज़ाम जो क्लियर किया है अलॉन्ग विद हिज जॉब, दैट इज़ अ वेरी बिग टास्क। जॉब के साथ में एक यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम डॉक्टर दीपक सैनी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर दीपक सैनी से। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दीपक सर, जैसा कि आपने जॉब के साथ साथ रहकर ये पेपर क्लियर किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप कैसे लोग इस चीज़ को टैकल करें कि जॉब प्रेशर के साथ साथ में ये पेपर क्लियर कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जब एक बार आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी, एमपीएससी और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन आपकी प्रायोरिटी है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अरेंज द थिंग्स इन सीक्वेंस, है ना। अपने टाइम स्लॉट्स को आप आराम से निकाल सकते हैं कि मुझे इतना टाइम जॉब को डिवोट करना है, इतना टाइम फैमिली को डिवोट करना है, इतना टाइम प्रिपरेशन को डिवोट करना है। सो प्लानिंग एंड इंट्रिकेट प्लानिंग इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू दिस फैक्ट। ठीक है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करने की आपको मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। जो सैटरडे संडेज या आपको जो भी ऑफ्स अवेलेबल रहते हैं, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, इफ़ यू आर एन अर्ली राइज़र और ए लेट राइज़र, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि सुबह या रात को अपनी शेड्यूल बनाइए। बट इन एनी केस यूपीएससी प्रिपरेशन डिमांड्स अ स्टडी ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 hours डेली, एंड ऑन वीकेंड्स और एनी ऑफ डेज यू हैव टू स्लो फॉर एटलीस्ट 10-12 hours। तो यहाँ पर घंटे में एब्सोल्यूट घंटे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आप उससे जो आउटपुट डिराइव कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बट स्टिल किसी एक लेवल तक पहुँचने के लिए आपको मिनिमम इतना टाइम तो डिवोट करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ये सब स्ट्रेटजीज अपनाई, अपने टारगेट्स को प्रायोरिटाइज़ किया। जो भी टाइम मुझे अवेलेबल था मैंने उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया। और एक और चीज़ है, आप देखेंगे कि अब जब इंसान खाली बैठ के प्रिपरेशन करता है और एक इंसान जॉब के साथ बैठ के प्रिपरेशन करता है, तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं, जब आप जॉब के साथ आपके पास कम टाइम अवेलेबल है तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाती है काफ़ी। तो आपके आउटपुट्स भी बढ़ जाते हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर हमेशा बना रहता है, तो आप उस प्रेशर में इफ़ेक्टिवली ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद योर जॉब। मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। देखिए, राइट टाइम एटलीस्ट 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उससे 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन हर हालत में स्टार्ट करनी ही पड़ेगी अपनी। इन केस आप अगर खाली बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज़ परफेक्टली डूएबल 6-7 months बिफोर ऑल्सो। देन अगेन अ कैविएट कि आपके ऑप्शनल्स, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ऑप्शनल अच्छे से तैयार होना चाहिए साथ साथ, तो आप 6 to 8 months में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगेन ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली दे वेरी अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल सिचुएशन, है ना। किसी के लिए 1 साल इनफ है, किसी के लिए 7-8 महीने भी इनफ है, बट स्टिल इतना मिनिमम टाइम तो कहीं ना कहीं आपको डिवोट करना पड़ेगा एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से पहले। सर, व्हाट डज द रोल ऑफ कोचिंग इन दिस एग्ज़ाम? कोचिंग का रोल एक गाइड, एक मेंटर और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या रहता है कि आप अकेले अगर बैठ के पढ़ रहे हैं लेट से, तो आपको कई बार ये चीज़ डिफ़िकल्टी फाइंड होती है कि आपको मटेरियल क्या पढ़ना है, किस चीज़ को कितना फोकस करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। तो और एक यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है ना, वो फेजेस में चलती है, वो अप एंड डाउन फेजेस आते हैं उसमें। तो जब आपका पॉजिटिव फेज चल रहा होता है तो यू फील रियली गुड, बट जब कभी नेगेटिव फेज आता है तो कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स उस नेगेटिव फेज में सकम कर जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द नेगेटिव साइकिल। तो ऐसे में कोचिंग का रोल इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोचिंग आपको एक सस्टेन्ड मोटिवेशन प्रोवाइड करता है।
आपके सराउंडिंग एक एनवायरनमेंट रहता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग बनी रहती है, आप टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं कोचिंग में, तो आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम कम्युलेटिवली इकट्ठा देखें अगर एक बबल की तरह, तो एक काफ़ी पॉजिटिव बबल आपके अराउंड क्रिएट होता है। बट हैविंग सेड दैट, कोचिंग इज़ नॉट इंडिस्पेंसेबल provided you have some kind of mentor or guider available for you to guide you in your preparation cycle. तो मतलब सर, अगर जो कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके पास मेंटर है, तो भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? ज़रूरी नहीं है कि किसी कोचिंग में अगर जो आपने एडमिशन ले लिया है या ले रहे हैं उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, जो कि 80% ऑफ द पीपल सोचते हैं कि अगर जो कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया तो ये पेपर हम क्लियर नहीं कर सकते, या फिर फाइनेंशियली अगर जो देखा जाए तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी महंगी कोचिंग की फ़ीस पे कर सकें। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ परफेक्टली डूएबल। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने प्रिपरेशन को डायरेक्ट जो फिज़िकल कोचिंग कहते हैं हम जिसको, उसके बिना करते हैं। हैविंग सेड दैट, हर स्टूडेंट किसी ना किसी फॉर्म में इंटरनेट बेस्ड गाइडेंस की जो अवेलेबिलिटी है उसका वो बेनिफिट उठा रहा है, बी इट फॉर सर्चिंग द मटेरियल्स, बी इट सर्चिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, बी इट फॉर मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इन सर्टेन मैनर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहती है। हम उसे कोचिंग का भी नाम दे सकते हैं, हम उसको गाइडेंस का भी नाम दे सकते हैं, उसको मेंटरशिप का भी नाम दे सकते हैं। बट इन एनी केस, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक तरीके का बेनिफिट अवेलेबल है, आई थिंक यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके सर। सर, जैसे कि आपने कहा था कि अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन दिस एग्ज़ाम, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फैमिली, और आई मस्ट से कि पेरेंट्स का क्या रोल है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में? देखिए, पेरेंट्स तो मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो शायद ही कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करना मुश्किल रहता है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट, आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब आई हैव पर्सनली बीन वेरी ब्लेस्ड टू हैव द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय पेरेंट्स, माय वाइफ, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर आल्सो। सो एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो उनकी तरफ से मुझे मिला, जो फ्रीडम मिली, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रहती है जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू डिवोट सो मच टाइम टू योर फैमिली पर से। सो इस सब फैक्टर्स को अगर आप देखें तो फैमिली और पेरेंट्स के रोल तो शायद सबसे बड़ा रोल है। आपकी पर्सनल मेहनत जो है वो एक तरफ है, और आपकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो दोनों, जब दोनों एक साथ जुड़ती हैं तभी आप सक्सेस अचीव कर पाते हैं। सर, जनरली एक मिथ है कि अगर जो आप 14 घंटे पढ़ते हैं या 16 घंटे पढ़ते हैं तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, सही है ये? देखिए, जैसा आपने मिथ वर्ड यूज़ करा तो वो मिथ ही है क्योंकि ये एब्सोल्यूट नंबर ऑफ आवर्स इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेटली आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है, एमपीएससी का सिलेबस है, या स्टेट एग्जामिनेशन सिलेबस है, उसका इतना डेप्थ और इतना ब्रेड्थ है कि वो आपको कवर करने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पर ऐसा कहना कि 14 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 8-9 घंटे तो आपको मतलब अपने रूटीन के लिए और सोने के लिए ही चाहिए। दिन में और कार्रवाई भी आप करेंगे, तो इफ़ेक्टिवली सिटिंग ही आपकी पॉसिबल नहीं है कि 14-15 घंटे से ज़्यादा आप बैठ पाएँ। और देखिए, सिटिंग एंड पढ़ाई दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 15 घंटे बैठे हैं तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप दिन में 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और अगर ये भी आप तब कर सकते हैं कि दिन में अगर आप ऐसा लगातार 3-4 दिन कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि कॉन्टीन्यूसली ऐसा चलता रहेगा तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। तो टू सम अप, बेसिकली 8 से 10 घंटे डेफिनेटली आपको बैठना चाहिए अगर आप खाली बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप जॉब के साथ बैठ रहे हैं तो स्टिल यू नीड टू बेसिकली carve out 4 to 5 hours on daily basis for yourself, and on weekends, as I said earlier, you have to slog for 10-12 hours minimum. ओके। क्या कोई व्यक्ति जिसका एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं रहा वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल यूपीएससी और अगर आप स्टेट एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी कंडीशंस ही देखेंगे तो उन्होंने सर्टेन एक परसेंटेज डिफाइन नहीं किया है, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। ठीक है, तो ऐसे में आप देखें कि अगर यूपीएससी खुद ही नहीं ऐसे बेंचमार्क्स एस्टेब्लिश कर रहा है एलिजिबिलिटी पे, तो दैट मीन्स कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी की भी मेंटल एक्यूमेन में। ये एग्ज़ाम डिमांड करता है परसिवरेंस, ठीक है, पेशेंस, है ना, हार्ड वर्क, और ये क्वालिटीज़ जो है वो एकेडमिक से लिंक्ड नहीं है।
एक बहुत बेसिक लेवल की जानकारी आपको गैदर करनी होती है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसको रिवाइज करना होता है, लिंक करना होता है आपस में। तो इतनी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सभी के अंदर हैं। और आप अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखें और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स देखें, तो शायद ही ऐसी कोई फील्ड है एकेडमिक्स की जहाँ से कोई एस्पिरेंट सक्सेसफुली अचीव ना करता हो इस एग्ज़ाम में। ठीक है, आप देखेंगे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, जो सिंपल आर्ट्स से थ्रू ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। दे मतलब शायद ही कोई ऐसी एकेडमिक फील्ड है जहाँ से कोई कैंडिडेट यूपीएससी क्वालिफाई ना करता हो। तो इट इज़ अ मिथ that a strong academic background is required to clear this examination. Everyone, each and every one of you can do this examination for sure, if you have the ability to work hard, slog for continuously number of months, then आपके अंदर perseverance है, आपके अंदर patience है, ये सब qualities अगर आपके अंदर हैं तो academic background is meaningless. सर यूपीएससी की अगर जो हम बात करें तो लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए या मेंस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स पहले मेंस या दोनों साइमल्टेनियसली? देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन का तो वो अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस मेंस सिलेबस का पार्ट है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक है, आप स्टार्ट जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस इकट्ठी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे की तैयारी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। फिर स्पेसिफिक जब प्रीलिम्स का टाइम आता है तो अ मंथ और 2 बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू नीड टू फोकस एंटायरली ऑन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, ये 2 महीने आपको एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करना होता है प्रीलिम एग्जाम्स का। उसके अलावा आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो इकट्ठे रहती है। मेंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज ऑटोमेटिकली बीइंग प्रिपेयर्ड। सर यूपीएससी के लिए हाउ टू डिसाइड फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट? देखिए, ऑप्शनल का डिसीजन जो है वो शायद सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके सक्सेस और फेलियर में, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। बिकॉज जीएस के जो आप देखेंगे ना रिसोर्सेज एंड स्कोर्स, ये दोनों में ना मतलब डिफरेंस बहुत कम रहता है। रिसोर्सेज भी इक्वली अवेलेबल हैं सबके पास में, और जो मतलब मार्क्स आते हैं जिस तरीके के, वो कम्पलेटिवली बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू कैंडिडेट्स। जबकि ऑप्शनल के स्कोर्स में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। तो यू नीड टू डिसाइड योर ऑप्शनल विद बहुत मतलब एफर्ट करके और बहुत रिसर्च करके आपको अपने ऑप्शनल को डिसाइड करना चाहिए। यू नीड टू डिवोट सब्सटेंशियल टाइम टू दिस एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और डिसाइड कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका इंटरेस्ट। आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, आप उसके पिछले 7-8 साल के एग्जामिनेशन पेपर्स देखिए, आप उसका सिलेबस देखिए, एंड इफ़ यू आर फीलिंग रियली कंफर्टेबल विद इट तो डेफिनेटली उसको कंसिडर करना चाहिए। इन केस आपका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप देखिए तो कुछ कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है इजीली अवेल कर सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल के लिए बायस नहीं हूँ, बट स्टिल जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ऐसा इन किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको चूज़ करना है तो आप सबसे पहला काम यही है कि आप उसका सिलेबस देखिए, इन डेप्थ आप उसके सिलेबस एनालिसिस करिए, उसके एग्जामिनेशन पेपर्स देखिए। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करके आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपको अगले 1 से 1.5 साल उस इंटरेस्ट को सस्टेन करना है। जब जिस सब्जेक्ट में आप ये सब कर पाएँ उसी ऑप्शनल को आप अवेल करिए और एग्जामिनेशन में उसी ऑप्शनल के साथ अपीयर करिए। ओके सर। सर व्हाट इज़ द रोल ऑफ आंसर राइटिंग इन दिस एग्ज़ाम? कि आंसर राइटिंग जो है वो जो मेंस एग्जामिनेशन रहता है दैट इज़ एंटायरली योर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन वेयर यू हैव टू राइट गुड क्वालिटी आंसर्स विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड इफ़ यू सी पेपर कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है। तो बहुत कम कैंडिडेट्स रहते हैं ऐसे जो पूरा अपना पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तभी हो पाएंगी जब आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ हाउ टू गो अबाउट आंसर राइटिंग, ये 2 एस्पेक्ट हैं। अगर आप अपने नोट्स मेंटेन करते हैं, बी जो भी आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है या आप अपनी सेल्फ स्टडी से नोट्स बना रहे हैं, तो ट्राई करिए कि उन नोट्स को आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपकी सिनॉप्सिस तैयार हो रहे हैं।
आप फ्लो चार्ट्स को यूज़ करिए, आप डायग्राम्स को यूज़ करिए, आप पॉइंट्स फॉर्म में अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब इम्प्लिसिट तरीके से चलती रहे लगातार। और मेन स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आई थिंक वन शुड ज्वाइन मेन टेस्ट सीरीज, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो डिफाइंड टाइम्स में ही हो पाती है। अगर आप 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहली बार जब आप पेपर लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ओनली 12 to 13 और 14 क्वेश्चंस, इवन इफ़ यू नो ऑल द क्वेश्चंस, है ना। आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बावजूद आप पूरा पेपर नहीं लिख पाएंगे। ग्रेजुअली आप जब 4-5 पेपर लिखेंगे तो आप देखेंगे वो अटेम्प्ट जो है 12, 13, 14 से बढ़कर 17, 18, 19 और फाइनली 20 तक आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हो नहीं सकती हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना मतलब इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा सोचें कि आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, आपको सब चीज़ों की नॉलेज आ गई है और आप सीधा एग्ज़ाम में जाके लिख देंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। इट हैपन्स विद नो वन। बेसिकली आंसर राइटिंग इज़ द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ओके सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम? ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, मैं पर्सनल कैपेसिटी में जैसी मेरी जर्नी रही है यूपीएससी में, आई कैन से दिस विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं मतलब 4 बार इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो इस जर्नी के मतलब सभी पार्ट्स, सभी जो अप्स एंड डाउन्स हैं, मैं सब उनसे गुजरा हूँ। तो मेरा यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि देखिए इस एग्ज़ामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है परसिवरेंस, और परसिवरेंस आपको सक्सेस दिलाती है। उसके बाद में एक कई बार क्या होता है कि हम जब हमारे पास टाइम रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है, हमारी हेल्थ कंडीशन हमें सपोर्ट करती है, हमारे फाइनेंसेस हमें सपोर्ट करते हैं, तो कई बार हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, है ना। वी डोंट रियली वर्क वेरी हार्ड एट दैट टाइम, और बाद में छोटी छोटी गलतियां जो है ना दे कम बैक टू हॉन्ट अस। ठीक है, आई एम सेइंग दिस, आई विल जस्ट शेयर ए पर्सनल एग्जांपल। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो आई हैड बेसिकली सिक्योर्ड रैंक 134 ऑल इंडिया। तो मेरी चॉइस थी कि आई शुड बी गेटिंग इंडियन फॉरेन सर्विस, और अनलकीली उस टाइम पर जस्ट उस साल में मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं मिली, बिकॉज वो बहुत पहले मुझसे ख़त्म हो गई। एंड इन द हाइंडसाइट जिस मेरे और कैंडिडेट में और जिसको लास्ट सीट जनरल कैटेगरी में आईएफएस की मिली, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस था। एंड हाइंडसाइट में देखता हूँ मैं वो 2 नंबर में कहीं से भी लेकर आ सकता था, अगर थोड़ा सा भी मैंने कहीं एफर्ट किया होता, अपने रिवीजन शेड्यूल्स को इधर या फोकस कहीं अच्छे से दी होती। एंड देन अगेन यू सी आई हैव गिवन 4 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स फॉर दी अचीविंग द सेम टारगेट which I could have achieved in way back in 2014 itself. So don't take things for granted. Presently your health is supporting you. आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर पेशेंस भी है, परसिवरेंस भी है, एनर्जी लेवल्स हाई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पॉजिटिव, ये जो भगवान की आपको देन है, इनका सदुपयोग करिए, इनको अच्छे से यूज़ करिए, ताकि आप अपने ड्रीम्स को, अगर आपके पेरेंट्स की ड्रीम है या किसी की भी ड्रीम है, आप उस सबको सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। तो एंड फाइनली ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, दिस एग्ज़ाम इज़ परफेक्टली डूएबल. There is no linkage to any kind of academic background to it. There is no link to any kind of financial background to it, because resources are freely available these times on internet, and almost everyone is placed equally on an equal footing for preparing the examination. पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है कि लोग दिल्ली जाएंगे तो ही प्रिपरेशन हो पाएगी, या मतलब यहाँ से मटेरियल मिलेगा तभी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आप जहाँ भी बैठे हैं आपके पास बहुत सारे एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ और गाइडेंस अवेलेबल है। Make best use of them, and all the best to each and every one of you. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you, and I wish you all the best for your future. Thank you, Chetan, and thank you all.